Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. Myself Aditi, I am a UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about body mechanics. Body mechanics का क्या मतलब होता है? ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द अर्गोनॉमिक्स. तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, वहां पर हमारा पोस्चर कैसा होगा, हम कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कैसा पोस्चर मेंटेन रखना है, क्या क्या डिसऑर्डर्स वहां पर हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको डिजाइन में बताया था कि जब हम डिजाइन बनाते हैं तो वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एलिमेंट. सिमिलरली इन द केस ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, यहाँ पर आप बेसिकली क्या देखते हो? पोस्चर, कैसा पोस्चर है, बॉडी की पोजीशन क्या है एंड बॉडी की मूवमेंट क्या है. तो ये सभी पार्ट होते हैं बॉडी मैकेनिक्स में. तो यहाँ पे बॉडी मैकेनिक्स में क्या आता है? बैलेंस एंड मूवमेंट. जैसे डिजाइन में था प्रिंसिपल और एलिमेंट, यहाँ पर आता है बैलेंस एंड मूवमेंट. बॉडी हमारी कैसी मूव कर रही है, इक्वल बैलेंस में मूव कर रही है या फिर नहीं कर रही. जैसे अगर मैं एक ही जगह पे खड़े होके बहुत टाइम तक एक ही काम कर रही हूँ तो मेरे क्या होगा? पैरों में दर्द होने लग जाएगा, बैक में पेन होने लग जाएगा, जॉइंट पेन होने लग जाएगा. तो मैं क्या करूंगी? अपना पोस्चर बदल सकती हूँ, वहां पे मैं बैठ सकती हूँ ताकि मेरा जो प्रोडक्टिविटी है मेरी काम की भी अच्छी हो जाए और साथ ही साथ मेरी हेल्थ में भी इतनी प्रॉब्लम्स ना आए. तो यहाँ पे बॉडी मैकेनिक्स का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, बैलेंस एंड मूवमेंट. पुअर बॉडी मैकेनिक्स इज ऑफन कॉज ऑफ द स्पाइनल प्रॉब्लम्स. अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं तो बॉडी मैकेनिक्स मतलब बॉडी कैसे मूवमेंट कर रही है, बॉडी का पोस्चर क्या है. तो यहाँ पे अगर पुअर बॉडी मैकेनिक्स रहेगा तो स्पाइनल प्रॉब्लम्स आ सकती है, बॉडी अच्छे से बैठ नहीं पाओगे आप, इंजरीज हो सकती है बहुत ज़्यादा. अगर वहाँ पे अच्छा वर्क कंडीशन नहीं होगा या फिर अच्छी मशीनरीज नहीं प्रोवाइड होंगी तो उस केस में इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा है. तो इसी तरह हमें क्या करना है? ऐसी वर्क कंडीशन प्रोवाइड करनी है जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए बॉडी में या फिर किसी की मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ किसी भी तरीके से खराब ना हो. तो हमें इसी तरीके से वर्क प्लेस किसी का डिजाइन करना है जिसमें कम से कम इंजरीज हो, फ्यूअर इंजरीज हो, ज्यादा इंजरीज ना हो और मशीन की भी जो है वो अपना इजीली एफिशिएंटली काम करती रहे, साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है आपके काम की वो भी एनहांस रहे. तो ये सब आता है बॉडी मैकेनिक्स में. यहाँ पे कुछ पोस्चर बताए हुए हैं जिनसे आप इंजरीज से बच सकते हो. फर्स्ट यहाँ पे पोस्चर आता है. पोस्चर में क्या आता है? स्टैंड अप स्ट्रेट. अगर आप सीधे खड़े रहो उससे क्या होगा? दिस इंश्योर दैट योर स्पाइन इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन, नॉट बेंट और स्ट्रेट. अगर आप बैक को बेंड नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम से सीधे खड़े होके काम करे जा रहे हो, तो वहां पर क्या होएगा? स्पाइन बेंड करने में प्रॉब्लम आएगी. ये आपने अपना डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखा होगा. तो यहाँ पर क्या है? स्पाइन बेंड करने में प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से जो पोस्चर है वो बॉडी का खराब हो सकता है. नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप खड़े हुए हो तो क्या करो? दोनों पैरों पे इक्वल फोर्स देके खड़े रहो. एक पैर पे खड़े होके काम नहीं करना टू अवॉइड एनी इंजरी और डिसऑर्डर्स इन द बॉडी. तो यहाँ पर क्या करना है? जब आप खड़े हुए हो तो दोनों पैरों को इक्वल बैलेंस करके वहां पर सपोर्ट करो ताकि वहां पे फ्यूअर मतलब मिनिमम इंजरी हो. नेक्स्ट यहाँ पे है स्टैंडिंग. जब आप खड़े हुए हो, खड़े आप एक पोजीशन में खड़ा होना अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप एक पोजीशन में बहुत देर तक खड़े रहोगे या स्टैंडिंग पोजीशन में रहोगे तो उससे क्या होगा? मैक्सिमम इंजरी मतलब आपकी बॉडी जो है वो फटीगनेस के चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे. तो यहाँ पर पोजीशन चेंज करते करते रहना है ताकि बॉडी फटीगनेस ना हो. नेक्स्ट यहाँ पे लिफ्टिंग. लिफ्टिंग जब आप कर रहे हो तो वो बैलेंस तरीके से करनी है. मतलब या तो अगर आप कंटिन्यू आप लिफ्टिंग कर रहे हो, अगर मानो शोल्डर पे आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहे हो तो वहां पे एक बैलेंस होना चाहिए. जैसे आपने लिफ्ट किया, फिर वहां पर क्या करा? थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लिया, फिर आपने लिफ्ट किया ऑब्जेक्ट, फिर थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लिया, जिससे क्या है? आपके शोल्डर को भी रेस्ट मिलेगा. तो यहाँ पर क्या करना है? अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट देके या थोड़ा सा टाइम लेकर आपको क्या करना है? लिफ्टिंग करनी है. नेक्स्ट यहाँ पे सिमिट्री. बॉडी को इक्वली मूव कराना है, सिमिट्री में रखना है. और इन्हीं सभी प्रिंसिपल के अलावा क्या करना है? यहाँ पर दोनों साइड बॉडी की इक्वली मूव करनी है, राइट और लेफ्ट इक्वल मूवमेंट करनी है. अगर लोअर बैक सपोर्ट के लिए चेयर यूज करनी है ज्यादा देर तक, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहना.
उसके बाद क्या है, फटीग को, अपने थकान को रिमूव करने के लिए पोजीशन को शिफ्ट करते रहना है, ताकि मेन हमारा वो क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कि काम जो है वो एफिशिएंट रहे, साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए। अब हम जब वर्क प्लेस डिजाइन करते हैं, हमारी जो काम करने वर्क की जगह होती है, जब हम उसको डिजाइन करते हैं तो हम क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं यहाँ पर। तो फंक्शनल डिजाइन टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ इंस्पायर्ड वर्क प्लेस। सबसे पहले हमें साइड इफेक्ट देखना चाहिए। जैसे जब हम वर्क प्लेस डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर सैनिटेशन, ये सभी चीजों का ध्यान जो है वो हमें रखना होता है। ठीक है, तो इन सब से मतलब ये अगर अच्छा नहीं होगा, आपका वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, तो वहां पे ना तो काम एफिशिएंटली होगा, ना काम प्रोडक्टिव होगा। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी फटीगनेस होगी। अगर आप मान लो एक जगह पे सेमी ऑटोमेटिक मशीन दे दो और एक जगह दे दो फुली ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे काम किसका प्रोडक्टिव रहेगा, जो कि फुल ऑटोमेटिक मशीन रहेगी। सेमी में क्या है, आपको ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो किस में बढ़ेगी, फुली ऑटोमेटिक में। तो हमें इस तरीके से वर्क कंडीशन इंप्रूव करनी है, ताकि वर्कर्स की मैक्सिमम तरीके से उनकी हेल्थ भी सेफ रहे, और साथ ही साथ उनका काम भी है जो वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट तरीके से चलता रहे। तो ऐसे हमें क्या करना है, अपने वर्क प्लेस को डिजाइन करना है। नेक्स्ट है, फंक्शनल डिजाइन इज नो लॉन्गर अबाउट प्रोवाइडिंग कंपनीज विद अ स्पेस फॉर डाउन वर्क, बट यहाँ पे क्या करता है, बैलेंसिंग होनी चाहिए इन्वायरमेंट में। जो आप अपना इन्वायरमेंट डिजाइन कर रहे हो उसमें प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। नाउ कम टू दिस टॉपिक, वर्क सिंप्लीफिकेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी एर्गोनॉमिक्स, कलर्स थ्योरी से और वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड से आने वाले सेशन में, तो वो आप पीवाईक्यूज भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, वर्क को सिंपल बनाना। वर्क को क्या बनाना, सिंपल बनाना। मेरे पास एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, ठीक है, मान लो मेरे पास एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, वहीं पर मेरे पास एक क्या है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो यहाँ पर मेरा वर्क सिंप्लीफाई किसमें होगा, फुली ऑटोमेटिक में, क्योंकि मुझे यहाँ क्या करना है, कपड़ों को ना निकालना है, सिर्फ डालना है, और वो क्या है, अपने आप धुल के ड्राई होके आ जाएंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, उनको सुखाना है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में क्या है, हमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा वर्क सिंप्लीफाई क्या हुआ, फुली ऑटोमेटिक में हमारा वर्क सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, इफ आई मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, तो अगर मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, तो मैं या तो एक, मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं एक सीधे मूव कर सकती हूँ, या मैं ऐसे घूम के आ सकती हूँ। तो मेरा वर्क सिंप्लीफाई कब होगा, जब मैं बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में मूव करूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पे मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करना है। ठीक है, अब मैं या तो सीधा मूव करूं, ठीक है, या फिर क्या करूं, यहां से घूम के यहां पे जाऊं, या फिर ऐसे मूव करूं। तो मेरा वर्क सिंप्लीफाई किस में होगा, जब मैं स्ट्रेट मूव करूंगी, है ना। तो यहाँ पर जब मैं स्ट्रेट मूव करूंगी तो मेरा वर्क सिंप्लीफाई हो गया। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड को अप्लाई करना है, ताकि कम से कम फटीगनेस हो। जब कम से कम फटीगनेस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो इट रिड्यूस द फ्रस्ट्रेशन फटीगनेस। ठीक है, अगर मैं ऐसे मूव कर रही हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो मेरे पास फटीगनेस किस में होगी, अगर मैं ए पॉइंट से बी तक मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेट जाऊंगी, तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रेट मूव कर रही हूँ। मेरे पास ऑप्शन ये वाला भी था, ठीक है, लेकिन मैं अगर ऐसे जाऊंगी तो क्या होगा, ज्यादा फटीगनेस होगी रादर देन मैं अगर ऐसे मूव करूंगी। तो यहाँ पर क्या है, हमें इस तरीके से वर्क सिंप्लीफाई करना है, ताकि बॉडी में ज्यादा आपको तकलीफ ना हो, फटीगनेस ना हो, उसके बाद बॉर्डम ना हो। तो हम जब काम कर रहे हैं तो हमें साथ साथ में थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी करते रहना, ताकि जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बोर ना हो जाए, उनको फटीग ना हो। ठीक है, टाइम रिड्यूस होता है,
जब आप वर्क को सिंप्लीफाई करते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका मोशन भी कट डाउन होता है, मतलब जो मूवमेंट होती है वो शॉर्ट हो जाती है। तो ये सारे टाइप होते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन के। ना वीक वर्क सिंप्लीफिकेशन में दो स्टडी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टडी यहाँ होती है मोशन स्टडी एंड सेकेंड स्टडी इज टाइम स्टडी। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, मोशन स्टडी का मतलब क्या है, जब बॉडी मूव कर रही है तो हम इसे मूवमेंट नोटिस करेंगे, और यहाँ पे टाइम स्टडी में हम क्या नोटिस करेंगे, क्या मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो मोशन स्टडी है, मोशन स्टडी का क्या मतलब है, दिस इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड proposed ways of doing work as a means of developing and applying easier and more effective methods and reducing the cost। तो हम यहाँ पे मूवमेंट की स्टडी करते हैं, वेयर एज इन द केस ऑफ टाइम स्टडी यहाँ पर हम साथ ही मूवमेंट के साथ साथ हम टाइम को भी नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओगे जहाँ पे वर्कर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, तो वहां पे हम उनकी मूवमेंट और उनका टाइम भी है जो नोट करते हैं कि उनका पोस्चर क्या है, कैसे वो काम कर रहे हैं, कितना उनको टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है मोशन स्टडी का, इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी ऑपरेशन एंड टू अचीव द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। तो ये सारा आता है मोशन और टाइम स्टडी में। अब यहाँ पर देखो एक बार, टाइम एंड मोशन स्टडी इज अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ सेपरेट स्टेप इन परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। तो ये अर्गोनॉमिक्स का टूल है, यहाँ पर हम टाइम मेजर करेंगे, यहाँ पर हम बॉडी की मूवमेंट को मेजर करेंगे। तो टाइम और मोशन स्टडी क्या करता है, कंट्रोल करता है कॉस्ट को, इंप्रूव करता है वर्किंग कंडीशन को, और यहाँ पे मोटिवेट करता है लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि उनकी मूवमेंट टाइम पता लग जाता है कि कितने टाइम में बॉडी क्या काम कर रही है। ठीक है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम एंड मोशन स्टडी का, अपने काम को इम्प्रूव करना, वेस्ट मूवमेंट नहीं करनी है, टेक्निक्स को एनालाइज करना, कितना टाइम आपने लिया है वो सब एनालाइज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क स्टडी, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मोशन स्टडी इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, और टाइम में हम इनके टाइम मेजरमेंट करते हैं। तो ये दोनों इसमें डिफरेंस है। मोशन स्टडी में टाइम जो है वो वेस्ट कम होता है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होती है, साथ ही साथ हम यहाँ पे टाइम को भी नोट करते रहते हैं। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। जब आप मोशन स्टडी कर रहे हो, मतलब किसी की भी मूवमेंट को मेजर कर रहे हो, मूवमेंट को नोट कर रहे हो, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पे अननेसेसरी ऑपरेशन या फिर अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना है, एफिशिएंट वर्क को इंप्रूव करना है, और जो आपने लेआउट बनाया है, जो डिजाइन बनाया है वर्क प्लेस का, उसको भी इंप्रूव करना है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मल टेक्निक्स है, कुछ इनफॉर्मल टेक्निक है। तो यहाँ पर वर्क सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल टेक्निक्स का क्या मतलब है, जो इनफॉर्मल और फॉर्मल टेक्निक्स है उनका यहाँ पर मीनिंग है कि जो फॉर्मल टेक्निक्स है जनरली इनको हम, जो इनफॉर्मल टेक्निक्स है इनको हम बोलते हैं पेन एंड पेंसिल टेक्निक, पेन पेंसिल टेक्निक, जिसमें आपको ज्यादा इक्विपमेंट की नीड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेजरमेंट कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ अ पेन एंड पेंसिल, वेयरएज इन द केस ऑफ फॉर्मल टेक्निक यहाँ पे जनरली इक्विपमेंट और डिवाइसेस यूज किए जाते हैं टू चेक द मूवमेंट और टू चेक द मोशन स्टडी। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, इनफॉर्मल टेक्निक में प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट एंड मल्टीमैन चार्ट। फॉर्मल टेक्निक्स में आता है माइक्रो मोशन, मीमो मोशन, साइक्लोग्राफ एंड स्टॉपवॉच। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल टेक्निक्स को। तो इनफॉर्मल टेक्निक में सबसे पहले आता है प्रोसेस चार्ट। तो इसमें हम जनरली पेन और पेंसिल का यूज करते हैं। प्रोसेस चार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए जाते हैं। इस सिंबल से आपको क्या पता लगता है कि जैसे मान लो मेरे पास, जैसे हमारे पास रोड सिग्नल्स होते हैं, रेड है तो क्या है वहां पे गाड़ी या फिर आपके व्हीकल है वो रुक जाते हैं, ग्रीन पे मूव करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें प्रोसेस चार्ट में कुछ सिंबल दिए हुए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सम साइन एंड सिंबल्स आर अलॉटेड टू द मूवमेंट ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ साइन और सिंबल जो है वो दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, डायग्रामेटिकली कुछ सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ चार्ट सिंबल्स होते हैं जो कि पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देखिए, ऐसे होते हैं प्रोसेस चार्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन एंड सिंबल्स है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे जनरली मैच द फॉलोइंग में इन सिंबल्स को डिजाइन करके क्वेश्चन आ सकता है। मैं PYQs में भी आपको ये ऐसे तरह के क्वेश्चन जो है वो कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो आपको सर्कल का साइन दिख रहा है ओवल शेप में ऑपरेशन का, इसको ये होता है जनरली ऑपरेशन का सिंबल, ठीक है। जो ये वाला सिंबल दिख रहा है ये होता है ऑपरेशन के लिए सिंबल। इसका मतलब क्या है, एक्शन हो रहा है। जैसे मान लो मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो जब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे वो चीज बन रही होगी, वहां पे जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होगा, मूवमेंट हो रही होगी, मशीन वर्क कर रही होंगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। उसके लिए जो सिंबल होता है दैट इज सर्कल। नाउ यहाँ पे क्या है, एनी ऑपरेशन फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, चेंजिंग जॉब इज सेड टू बी एन ऑपरेशन, ठीक है। एग्जांपल क्या है, कटिंग एंड शेपिंग द वुड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर। जब आप वुड को कट कर रहे हो, शेप दे रहे हो, तो वो सारी चीजें हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें सिंबल क्या बनेगा, ऑपरेशन का सिंबल बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्पेक्शन का जब सिंबल हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनता है इंस्पेक्शन में। तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं फूड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी भी फूड की क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक कर रही हूँ। मतलब जर्नली हम क्वालिटी वहां पे चेक कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन में क्या है, हम किसी भी, अगर आप फैब्रिक की बात कर लो, फूड की बात कर लो, ठीक है, अर्गोनॉमिक्स में किसी काम की मूवमेंट की बात कर लो, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई वेट लिफ्ट कर रहा है, हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है, तो वहां पर हम क्या, उसकी मूवमेंट देख रहे हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो चेक कर रहे हैं। या फिर जैसे आप डिस्पैचिंग के टाइम पे बहुत सारे कार्टन्स बेचते हो सामान के, तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, हम चेक करते हैं, उनके क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट जो ये एरो वाला साइन है, दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, वर्कर्स जब मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी प्लेस पे, यहाँ पर स्टील रोड बीइंग सेंट टू अ मशीन शॉप फॉर द फ्रॉम द स्टोर्स। यहाँ पे स्टील रोड्स को अगर हम जब भेजते हैं स्टोर से मशीन शॉप में, तो ऐसे इसका सिंबल किसका लगा हुआ आता है, एरो का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिंबल। नाउ डीले, जो ऐसे डी बना हुआ है, दैट सिंबल इज फॉर डीले। मतलब द प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गई है, किस रीजन से, यहाँ पर कुछ प्रोसेस जो स्टॉप हो जाती है कुछ रीजन से, उसको हम बोलते हैं डीले। जैसे मान लो पावर फेलियर हो गया, आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट में पावर फेल हो गई, पावर फेलियर और वेटिंग फॉर द लिफ्ट, सो दिस इज द सिंबल फॉर डिले और टेम्परेरी स्टोरेज। स्टोरेज के लिए जैसे मान लो आप कोल्ड स्टोरेज में फूड प्रोडक्ट रख रहे हो, तो वहां पे स्टोरेज का उल्टा ट्रायंगल हो जाएगा। इससे आप याद कर सकते हो कौन सा ये सिंबल, स्टोरेज का सिंबल है, जहां पर अपने रॉ मटेरियल को आप स्टोर करके रखते हो स्टॉक रूम में, इसका ये होता है ट्रायंगल। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन, ऑपरेशन ये था इंस्पेक्शन ये था, तो ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन, तो इसमें क्या है, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है, तो यहाँ पे ऑपरेशन और इंस्पेक्शन दोनों ही प्रोसेस हो रही है। और ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन में ये वाला हो रहा है, और यहाँ पे एरो वाला है, तो यहाँ पे सर्कल और एरो, मतलब जैसे आप अपने प्रोडक्ट को वॉश कर रहे हो, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब जो आपका फाइनल स्टेप होता है ऑपरेशन के टाइम पे, जैसे फैब्रिक में बटन लगाना है, एंड में कोई बटन टूट गया, आपको सिर्फ एक बटन लगाना है, तो वो क्या हुआ, आपने एंड में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो काम करा है, तो वो किसके अंदर आता है, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। तो ये सारे आते हैं प्रोसेस चार्ट में, कुछ साइन और सिंबल्स आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट भी आपका सिमिलर है प्रोसेस चार्ट जैसा, लेकिन ऑपरेशन चार्ट और प्रोसेस चार्ट में ये डिफरेंस है, ऑपरेशन चार्ट में आप सिर्फ हैंड मूवमेंट्स ही देखते हो, जबकि प्रोसेस चार्ट में हम बहुत सारी मूवमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन ऑपरेशन चार्ट में सिर्फ हैंड की मूवमेंट्स जो हम देख सकते हैं कि हैंड की मूवमेंट कैसी हो रही है जब आप मैनुअल वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं इसके ऑपरेशन चार्ट के, जो स्मॉल सर्कल है उससे पता चलता है कि हैंड की मूवमेंट हो रही है। अगर बड़ा सर्कल बना हुआ है सिंबल में, तो उसका मतलब क्या है, फिंगर्स और हैंड की मूवमेंट एक साथ हो रही है। यहाँ पे फिंगर और हाथ की मूवमेंट क्या हो रही है, प्रॉपर साथ में हो रही है। ट्रायंगल बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो आप आइडियल तरीके से, मतलब आलस आ रहा है आपको काम करने में, तो मूवमेंट कैसे रिकॉर्ड होती है, फिंगर्स और हैंड की जो मूवमेंट रिकॉर्ड होती है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे आते हैं ऑपरेशनल चार्ट में, जिसमें हमने क्या किया है, सिर्फ हैंड की मूवमेंट को मेजर किया है, हैंड की मूवमेंट को ही देखा है।
नेक्स्ट कमिंग टू द पाथवे और स्ट्रिंग चार्ट, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे मानो बोर्ड पे मैंने 4 पिन फिक्स कर दी, ये एक वर्कर मूव कर रहा है, एक वर्कर यहाँ मूव कर रहा है, अब इसको इस वर्कर की इस पोजीशन पे आना है, तो मैं क्या करूंगी, थ्रेड से यहाँ पे बना दूंगी, अब ये यहाँ मूव कर रहा है तो मेरा इसका पाथ ये हो जाएगा, फिर यहाँ आया तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थ्रेड की हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस उनका मेजर कर सकते हैं, उनकी मोशन को मेजर कर सकते हैं, उनके जो मोशन हो रहे हैं, मूवमेंट जो हो रही है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पिन एंड थ्रेड स्ट्रिंग मेथड। आपने पिन से पहले मान लो एक बोर्ड फिक्स कर दिया, फिर अगर मान लो इसको यहाँ से इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, तो ये मैंने क्या करा, स्ट्रिंग की हेल्प से या फिर थ्रेड की हेल्प से इसकी मूवमेंट को मेजर कर लिया, इसको डिस्टेंस को मेजर कर लिया। तो ये होता है पाथवे चार्ट, हमें प्रॉपर पाथ दिखाना होता है कि मूवमेंट किस पाथ में हो रही है। जनरली फ्लोर प्लान ऑफ वर्क प्लेस ड्रॉन इन सर्कल एंड प्रोपोर्शन, सॉफ्ट बोर्ड, पिन, थ्रेड, ये सब हमें यूज करना होता है पाथवे चार्ट में। जैसे आप फ्लोर प्लान बनाते हो उसमें हम जनरली पाथवे मेथड का यूज करते हैं। ये सारे इनफॉर्मल मेथड है जिसमें हम पेन और पेंसिल की हेल्प से ये सारा काम जो है करते हैं, इसमें डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स का यूज नहीं होता। यहाँ पर ये पाथवे चार्ट है, जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो थ्रेड को रिमूव करते हैं और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मेजर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये थ्रेड था, ये थ्रेड से आपने डिस्टेंस लगा लिया कि वर्कर की एक मूवमेंट यहाँ हो रही है, नेक्स्ट आप ये थ्रेड को रिमूव कर दो और ये डिस्टेंस को मेजर कर, जैसे आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो ये सारे मेजर को, ये सारे डिस्टेंस को मेजर करके हम कंबाइन कर देते हैं। तो ये सारा आता है पाथवे चार्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला है, यहाँ पर एक वर्कर है, ठीक है, इसकी मूवमेंट को एनालाइज किया है, तो ये थ्रेड से यहाँ पे क्या है, इसके डिस्टेंस को बना लिया, डिस्टेंस बनाने के बाद ये सारी मेजरमेंट करी जाती है इन अ पाथवे चार्ट और स्ट्रिंग चार्ट। नेक्स्ट मल्टीमैन चार्ट, मल्टीमैन का मतलब है मल्टी एक्टिविटी चार्ट, मतलब हम जो है वो मल्टी एक्टिविटीज जो है चेक करते हैं, हर एक सिर्फ मूवमेंट नहीं देखते हैंड और फिंगर्स की, यहाँ पर हम मल्टी एक्टिविटीज जो है वो मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, किसी ने, मैन रिमूव द रबर बैंड, कितने टाइम में उसने रबर बैंड रिमूव किया, 0 सेकंड में। मैन पिकअप वेट फ्रॉम हॉपर, उसने हॉपर से वेट उठाया कितने टाइम में, 3 सेकंड में। उसके डैक पे रखा 5 सेकंड में। उसने अब वेट चेक किया 7 उसमें, ठीक है, मैन ने रिप्लेस कर दिया डैक पे वेट 7 सेकंड में। पुश किया उसने मशीनरी को तो वो 9 सेकंड लगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सारा इसमें मल्टी एक्टिविटीज हो रही है जिसमें हम टाइम भी मेजर कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ मूवमेंट भी मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मूवमेंट और टाइम दोनों मेजर हो रहा है तो इसमें क्या हो रही है, मल्टी एक्टिविटीज हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसने रबर बैंड रिमूव करा, हाथ की एक्टिविटी हुई, उसने पिक किया, शोल्डर की एक्टिविटी हुई, लेग्स उसने मूव करे। तो यहाँ पर ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो आती है मल्टीमैन चार्ट में। इट यूजुअली कम इन पिक्चर व्हेन वर्क स्टडी मैन वांट्स टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ वन सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑन अ सिंगल चार्ट। तो ये है एक मल्टीमैन जिसमें हम मल्टी एक्टिविटीज को नोटिस करते हैं। नाउ कमिंग टू द फॉर्मल टेक्निक्स, यहाँ पर आप पेन पेंसिल की जगह इक्विपमेंट और डिवाइसेस का यूज करते हो। फर्स्ट मेथड जो है माइक्रो मोशन मेथड है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, स्मॉल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, बहुत माइक्रो मोशन चेक करते हैं। जैसे मान लो मैं एक ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे जो है पूरा मोशन चेक किया जाता है, जिसमें क्या है, यहाँ पर कुछ थर्बलिक्स जो हम चेक करते हैं। ये थर्बलिक्स जो है, इसमें से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 थर्बलिक्स है जो कि किसने दिए थे, गिलब्रथ ने दिए थे। यहाँ पर थर्बलिक्स का क्या मतलब है, ये बिल्कुल मोशन को जो है रिकॉर्ड करता है, छोटे छोटे जो मोशन है, अगेन साइन और सिंबल यहाँ पे प्रोवाइड करता है जिसमें मोशन चेक होते हैं, मूवमेंट चेक होती है। तो यहाँ पर देखो गिलब्रथ ने क्या दिए थे, यहाँ पे 18 फंडामेंटल थर्बलिक्स दिए थे, पहले 17 थे, अब रिप्लेस होके 18 हो गए हैं। तो यहाँ पर हम हैंड और आई मूवमेंट भी देखते हैं। माइक्रो मोशन का मतलब है छोटे से छोटी मूवमेंट, चाहे वो आई मूवमेंट हो, फिंगर मूवमेंट हो, लेग की फिंगर्स की मूवमेंट हो, तो हम छोटे से छोटे मोशन किस में देखते हैं, माइक्रो मोशन में देखते हैं, जिसमें से 18 थर्बलिक्स दिए हुए थे। देखिए ये 18 थर्बलिक्स है। अगर आई कैसे मूव कर रही है, सर्च का सिंबल है, फाइंड, सिलेक्ट, ग्रास्प, होल्ड, ट्रांसपोर्ट, लोडेड, ट्रांसपोर्ट, एम्प्टी, पोजीशन, असेंबल, यूज, डिसएम्बल, डिसअसेंबल, इंस्पेक्ट, प्री पोजीशन, रिलीज लोड, अनअवॉइडेबल डिले, अवॉइडेबल डिले, प्लान एंड रीसेट। तो ये आपके पास 18 तरह की थर्बलिक्स है जो कि गिलब्रथ ने दिए थे यहाँ पर
किसको मेजर करने के लिए? माइक्रो मोशन, मतलब हम जो छोटी से छोटी जो मूवमेंट हो रही है उनको मेजर करने के लिए ये सिंबल जो है वो दिए गए थे, जैसे ही हमने प्रोसेस चार्ट में पढ़े थे। नेक्स्ट कमिंग टू द मेमो मोशन, मेमो मोशन बनाया था M.E. मुंडेल ने। इसमें क्या है, यहाँ पर जो आप मेजरमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ द कैमरा, विद द हेल्प ऑफ अ फोटोग्राफी, यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं ऑपरेशन को। तो मीमो मोशन, जिसको हम स्पेस्ड शॉट फोटोग्राफी भी बोलते हैं, ये क्या मेजर करती है? टाइम, और यहाँ पर मोशन को मेजर करती है विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा। तो कैमरे की हेल्प से हम सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स निकालते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं उनके मोशन को या फिर मूवमेंट को। नेक्स्ट यहाँ पे है साइक्लोग्राफ मेथड। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी हम फोटोग्राफिक टेक्निक्स को यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए। यहाँ पर जनरली हम इनकी आई मूवमेंट सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, रिस्ट मूवमेंट कैसी है, फिंगर मूवमेंट कैसी है, फोर आर्म मूवमेंट, अपर आर्म, शोल्डर, हम ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखिए ये काम कर रहा है तो हम इसकी फिंगर मूवमेंट देख रहे हैं, इसका हेड मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट यहाँ देख रहे हैं, बैक मूवमेंट देख रहे हैं, रिस्ट की मूवमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम सारी चीज को पिक्चराइज देख रहे हैं। तो ये किसके अंदर आता है? साइक्लोग्राफिक मेथड के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टॉप वॉच, जो कि क्या टाइम रिकॉर्ड करती है, सभी आपको पता ही है। तो ये इफेक्टिव है किसमें? जब हमें अवेयरनेस हो कि इसको इतने ही टाइम में काम करना है तो हम स्टॉप वॉच जनरली लगा देते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ वर्क सिंप्लीफिकेशन थे और यहाँ पर है मुंडल क्लास ऑफ चेंज। तो मुंडल क्लास ऑफ चेंज जो है इसने क्या बताया कि हम वर्क को सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये मुंडेल की क्लासिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने बताया कि हम अपने वर्क को क्या क्या टेक्निक यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या क्या टेक्निक यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं? फर्स्ट क्या है, बॉडी पोजिशन और मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी पोजिशन हम चेंज कर सकते हैं, अपने वर्क अरेंजमेंट और इक्विपमेंट को चेंज कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था और ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वाला, तो आप स्विच कर सकते हो सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक, ताकि आपका प्रोडक्ट जो आपका काम है वो इजी हो जाए और प्रोडक्टिव काम हो। प्रोडक्शन सीक्वेंस में चेंज कर सकते हो, फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, रॉ मटेरियल को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो टू सिंप्लीफाई योर वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्गोनॉमिक्स। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। मैं आपको PYQs कराऊंगी अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड, और यहाँ पर वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक और अर्गोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।